हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू में स्वागत करता हूं। अवधूत नगरी एक ऐसी संस्था है जहां पर आप किसी भी प्रकार के सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहां पर इंग्लिश और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बैच की सुविधा उपलब्ध है। डेली करंट अफेयर, वीकली टेस्ट सीरीज और डिस्कशन क्लास के द्वारा आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे और प्लस उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 5 नवंबर 2020। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो 5 नवंबर 2020 के द हिंदू से होगा और इसमें हम आर्टिकल्स प्लस एडिटोरियल को कवर करेंगे। एडिटोरियल आज के उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जितना हो सकता है कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो क्लियर कर सकूं। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें प्लस कुछ क्वेश्चन डिस्कशन, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो पेज नंबर 2 पर है एक आर्टिकल, एनजीटी टू हियर पॉल्यूशन केसेस बियॉन्ड एनसीआर, कि एनजीटी जो है वो पॉल्यूशन केसेस को हियर कर रहा है। तो एनजीटी क्या है? एनजीटी यहाँ पर क्या है? एनजीटी मतलब उसकी फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो एक्ट 20 और 10 मतलब 2010 जो एनजीटी का एक्ट है वो एक ऐसा एक्ट है जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया है। और किसके रिगार्डिंग पास किया गया है? एनजीटी जो है ऐसे मतलब यानी कि केसेस को देखती है, मतलब ऐसे केसेस के डिस्पोजल के रिगार्डिंग काम करती है जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज से संबंधित होते हैं। इसमें कमेटी की जो रिपोर्ट पेश की गई थी 24 नवंबर 2009 को, और इनेक्ट हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और कब इनेक्टेड हुआ था? ये स्टार्ट कब हुआ? 5 मई 2010 को। और इसका पहला जो बिल पब्लिश हुआ था 31 जुलाई 2009 को इसका बिल पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि एनजीटी क्या है और उसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, कि उसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई और वो किस रिगार्डिंग काम करता है या किस टाइप के काम से वो संबंध रखता है। आगे है इसी पेज पर, पेज नंबर 2 पर ही एक एक्यूआई के बारे में। एक्यूआई रिमेन्स इन वेरी पुअर कैटेगरी। याद होगा आप लोगों को, शायद मैंने बताया हो, अगर आप लोगों ने पहली क्लास ली है तो उसमें बताया होगा कि एक्यूआई बताया है। हाँ बताया था ना, ये क्वालिटी इंडेक्स जो। हाँ, एक्यूआई। अशफाक जी आपको पता है, याद है? आपको बताया था पिछली बार। जी सर, बताया था। हाँ, तो बताएंगे एक्यूआई क्या है एक्चुअली, जितना भी याद हो, जितना भी पता हो कुछ सर याद। सर याद तो नहीं, पर याद है कि बताया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। गुड़िया जी आप बताएंगे क्या है ये एक्यूआई? एक्चुअली सर मैंने क्लास ली नहीं, मतलब इसके अभी 2 दिन से पढ़ रहे हैं, 3 दिन से हिंदी चलिए पहले। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है, देखिए एक्यूआई क्या है, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। एक्यूआई जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स को कहा जाता है। ये ऐसे इंडेक्स है, ऐसा सूचकांक है जो कि पोल्यूशन संबंधी काम करता है, मतलब पोल्यूशन के मेजरमेंट को बताता है, पोल्यूशन को माप के बताता है और कैसे नंबरिंग के द्वारा मापता है। और ये सारा जो काम करता है सफर और सीपीसीबी के कोऑर्डिनेशन के द्वारा करता है। ठीक है, आप 2 दिन पहले के लेक्चर भी देखेंगे तो उसमें भी मैंने इन दोनों के बारे में बताया। और कल के लेक्चर जो है, कल का जब द हिंदू को आप लोग ऑनलाइन देखेंगे यूट्यूब पर, तो उस पर भी इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते मैं मोटी मोटी चीज बता रहा हूँ इसके बारे में, कि एक्यूआई जो है मैंने बताया जैसे पोल्यूशन के कंटेंट के मेजरमेंट के लिए सूचकांक है एक, जो कि नंबर की सीरीज में, जैसे 0 से 50 मान लीजिए इस पे सूचकांक आया। ठीक है, अगर इस टाइप का सूचकांक आया है, एक्यूआई के द्वारा दर्शाया गया है, तो वो आपके लिए बिल्कुल डेंजर नहीं है, आप आराम से रह सकते हो। वो वहां का एनवायरमेंट है, बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। 51 से 100 आया तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी आप सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर 101 से 150 आ गया तो वो थोड़ी सी मुसीबत डालना शुरू करेगा, आपके हेल्थ पे इंपैक्ट डालना धीरे धीरे शुरू करेगा। तो इस टाइप से एक नंबरिंग में ये बताता है कि आपका एक सॉरी वहां का पोल्यूटेंट जो है उसमें हवा में या फिर एनवायरमेंट में वहां पे पोल्यूटेंट कितना है। और मेनली कई चीजों, ये जो कुछ 5 चीजों को ये मेजर करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक हो गया ओजोन के बारे में हो गया, या फिर और भी मैं आपको इसकी डिटेल, आप पिछली वीडियो देखेंगे ना तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये काफी करीबन 5-10 मिनट का टॉपिक है, आप उसमें देखेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सफर क्या है, सीपीसीबी क्या है और एक्यूआई क्या है, मेजरमेंट कैसे करता है। ठीक है, तो इतना तो खैर यहाँ पे पता लग ही गया होगा आप लोगों को कि एक्यूआई क्या है। इसको डिफाइन तो मैंने कर ही दिया, आगे ना इतना तो समझ में आप सभी को। यस सर आगे।
हाँ कि AQI क्या है उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए बाकी इसके बारे में देखा जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 5 प्रकार के पोल्यूटेंट की जांच करता है मेनली। ठीक है, तो वो 5 प्रकार के जो पोल्यूटेंट होते हैं उसकी डिटेल भी आप लोगों को उस वीडियो में मिल जाएगी कि वो पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं। और उन जस्ट मिनट, 1 मिनट जी, 1 मिनट आ गई थी जो कैंडिडेट को दिक्कत हो रही है। तो देखिए AQI में जो मैंने बताया कि 5 प्रकार के पोल्यूटेंट का भी आपको पता लग जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ वो कौन कौन से होते हैं। एक तो ग्राउंड लेवल ओजोन है, एक पार्टिकल पोल्यूशन है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड होता है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ये 5 प्रकार के पोल्यूटेंट की जांच करता है मोस्टली, जो कि AQI के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। बायो डिकम्पोजर इसी पेज पर है, ठीक है, इसी पेज पर अभी बायो डिकम्पोजर है, तो उसके बारे में देखते हैं कि बायो डिकम्पोजर हमारा क्या है। देखिए नाम से ही पता लग रहा है डिकम्पोज करने का काम करेगा बायो के द्वारा, ठीक है, एक ऐसी टेक्निक है ये, ठीक है, जो कि केजरीवाल जी ने कहा है। और इसमें एक पूसा बायो डिकम्पोजर का यूज किया जा रहा है। अब ये पूसा बायो डिकम्पोजर क्या है, ये एक ऐसा मतलब ऐसी तकनीक है जिसमें क्या है, साइंटिस्ट जो IARI के साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप किया है। और इसमें क्या है, जो आपके स्टबल बर्निंग का केस तो सुना ही है सबने। स्टबल बर्निंग के केस के कारण पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ये डेली न्यूज में आ रहा है, लगभग सबने सुना है ना इसके बारे में। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर आ रही। हाँ, तो स्टबल बर्निंग के बारे में आप लोगों ने सुना है कि नहीं इसके बारे में? सर नहीं सुने। स्टबल बर्निंग मतलब जैसे कि मान लीजिए फसल काटने के बाद या फिर जो जैसे चावल के वहां पे बच जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें खेत में किसान जला देते हैं ना, उसी हाँ को, हाँ उसी को स्टबल कहते हैं, उसी को हम लोग स्टबल कहते हैं। तो वो स्टबल बर्निंग का जो केस है, तो वो ये स्टबल बर्निंग को खत्म करने के लिए केजरीवाल जी ने एक बायोडिकम्पोजर टेक्निक के लिए कहा है। और वो बायोडिकम्पोजर टेक्निक में पूसा बायोडिकम्पोजर है। तो इसके द्वारा क्या है, ये एक सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन क्या करेगा, उन चीजों के साथ उस स्टबल के साथ मिला दिया जाएगा और 15 से 20 दिन के अंदर वो होगा क्या, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और डिकम्पोज होकर वो मिट्टी में मिल जाएगा, जिससे वहां की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। और स्टबल बर्निंग की जो प्रॉब्लम है, जो ये समस्या है जो कि पोल्यूशन का कारण बन रही है, ये भी आपकी खत्म होगी। और ज्यादातर स्टबल बर्निंग के जो केसेस देखे जा रहे हैं पंजाब, हरियाणा और यूपी के देखे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस आर्टिकल में यही बताया गया। पेज नंबर 8 पर एक अगला आर्टिकल आता है हमारा, ईडी कंडक्ट्स रेड एट बिनेश कोडियारी रेजिडेंस इन केरला। केरला में बिनेश कोडियारी के घर पे छापा डाला है, रेड डाला है ईडी ने। अब ईडी क्या है, जैसे छापा डाला तो नाम से पता लग रहा है, छापा तो एजेंसियां डालती है, इन्वेस्टिगेशन टीम डालती है, तो ये भी एक तरह से एक इन्वेस्टिगेशन टीम है। एक इसकी फुल फॉर्म आप ईडी को कह सकते हो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। इसने क्या किया, कर्नाटक में बिनेश कोडियारी के घर पर रेड डाली है, ठीक है। और बुधवार की बात है ये, तो हमारे लिए न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बताया चीजों को आप वहां से चुनो, आप उसका सिलेक्शन करो कि इंपॉर्टेंट क्या है, जो कि ऑलवेज परमानेंट काम आएगी। न्यूज तो मान लीजिए आज उसके घर पे छापा मारा, कल किसी और के घर पे छापा मारा, डेली अब छापा लगेगा, रेड बढ़ेगी, तो हम सारी चीजों को थोड़ी याद रखेंगे। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ईडी। तो ईडी क्या है, जैसे कि मैंने बता दिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये, जो कि काम क्या करती है, आपके इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग काम करती है। जैसे कि लिखा है कि इट इज ए एनफोर्समेंट एजेंसी, एक एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए, मतलब इकोनॉमिकल के लिए ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और किससे, जैसे जो भी इकोनॉमिकल क्राइम होगा इंडिया में, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो भी कुछ होगा, तो उन सारी चीजों को ये डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट देखती है, ठीक। और ये जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। फाउंडेशन इसका हुआ था 1 मई 1956 को। इसकी पेरेंटल एजेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसका जुरिडिक्शन इंडिया है, और स्पेशल जुरिडिक्शन एंटी करप्शन का हो गया, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली का हो गया, ठीक। तो ये यहाँ पर हमने देख लिया कि ईडी क्या है और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पर एक है टीआरपी का। काफी दिन पहले, करीबन 20-25 दिन पहले, एक टीआरपी के बारे में खबर आ रही थी कि भाई आपका रिपब्लिक टीवी है, उसने स्कैम कर दिया है लोगों, मतलब नहीं कि अपनी टीआरपी एकदम से उसकी लो से लेके हाई चली गई। वो कैसे हुई, उसने क्या किया, केसेस के बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। कि जैसे होता क्या है, एक बैरोमीटर होता है, और वो बैरोमीटर किसमें लगा रहता है, आपके ये जो घरों में सेटअप बॉक्स लगे रहते हैं उसमें लगा रहता है। और वो बैरोमीटर क्या काम करता है कि मान लीजिए
आपने घर में किस शो को, जैसे कि जी टीवी को, ठीक है, आपने 2 घंटे देखा, तो वो बैरोमीटर है ना, वो रिकॉर्ड करेगा कि भाई आपने इस चैनल को सबसे ज्यादा देखा है, ठीक है। और ये बैरोमीटर का काम जो है, मतलब यानी कि एक कंपनी द्वारा लगाया जा रहा था, और उस कंपनी ने क्या किया, इस न्यूज को लीक कर दिया। और जो बैरोमीटर है सभी सेटअप बॉक्स में नहीं होते हैं, याद रखना, सभी सेटअप बॉक्स में नहीं होते हैं। तो इस रिपब्लिक टीवी चैनल वालों को क्या हुआ, इस न्यूज का पता लग गया कि भाई किस किस घर में बैरोमीटर लगा हुआ है या किस किस सेटअप बॉक्स में बैरोमीटर लगा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई घर गए और कहा कि भाई साहब, हम इस न्यूज चैनल से, इस टीवी चैनल से आप लो ये 500 रुपए महीने, 500 रुपए मैं आपको डेली का दूंगा, आपको बस क्या करना है, दिन भर ये चैनल लगा के बैठना है, आपको समझ में आए या ना आए। अब किसी भी बंदे को घर बैठे अगर मान लीजिए 15,000 रुपए महीने का फ्री में मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं देखेगा, वो तो टीवी को चालू करके छोड़ देगा, आवाज बेशक से काट दे। तो उसके अकॉर्डिंग हुआ क्या, ऐसे ही काफी लोगों के साथ किया, तो जिससे हुआ क्या, रिपब्लिक टीवी की जो टीआरपी थी वो एकदम से मतलब आसमान पे पहुंच गई, मतलब काफी ऊंची टीआरपी चली गई। तो उसी के मामले में फिर उनके खिलाफ केस वेस हुआ, मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी, फिर काफी चीजें सामने आई। तो उसी से संबंधित यहाँ पर एक टीआरपी नॉर्म्स के बारे में आया कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक पैनल बनाएगी जो टीआरपी नॉर्म्स को रिव्यू करेगी, चेकआउट करेगी, ठीक है। तो द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हैज कंस्टिट्यूटेड ए 4 मेंबर कमेटी, इन्होंने 4 मेंबर की एक कमेटी बनाई है जो कि टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के रिगार्डिंग, उनके गाइडलाइन के रिगार्डिंग रिव्यू का उनका काम होगा। और इसके हेड जो है शशि शेखर वेम्पटी जी हैं, जो कि प्रसार भारती के सीईओ है, ठीक है। और ये मैंने बताया ना, मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारी चीजें सामने आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हमने देख लिया। अब यहीं पे एक ट्राई का रिकमेंडेशन आता है, इसी में ट्राई। अब ये ट्राई क्या है, मिनिस्ट्री ने वेनेसडे को कहा कि जो भी एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है वो इश्यूड आफ्टर डिटेल डेलिब्रेशन, कि पूरे डिटेल डेलिब्रेशन के बाद ही इश्यू होगा, ठीक है। और किसके द्वारा, पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इश्यू होगा, एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। और किसकी रिकमेंडेशन के द्वारा होगा ये, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब ट्राई के रिकमेंडेशन से ये जारी होगा, ठीक है। और ये गाइडलाइन जो है, पीछे के गाइडलाइन जो थे उनमें भी ऑपरेशन कर रहे थे। और बाकी ये है, यहाँ पर मेन था आपका ट्राई क्या है, और मेन है आपकी ये टीआरपी नॉर्म्स क्या है, ठीक है। और कैसे, मतलब इसकी जो देख रेख है या रिव्यू करने का काम है किसे दिया गया है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल में बताया गया है। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? हाँ जी बताइए। जी क्लियर है। अशफाक जी आपको क्लियर है, जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? जी सर, समझ में आ रहा। ठीक है, गुड़िया जी आपको आ रहा है ना क्लियर? आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे पेज पर चलते हैं, अगले पेज पे। अगला पेज है, अब देख, एक मिनट, कैंडिडेट आ चुके हैं वो, उन्हें भी ले लेते हैं। तो देखिए यहां पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, टीआरपी के बारे में। अब टीआरपी क्या है, टीआरपी मैंने बताया एक मैट्रिक है, ठीक है, जो कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कंपनियां जो है वो यूज करती है अपने टेलीकम्युनिकेशन मीडियम के लिए, ठीक है। और होता क्या है इसमें, टीआरपी के द्वारा मतलब हजारों व्यूअर्स ये देखते हैं, और उनके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है कि कौन से चैनल को कौन सी जगह पे मतलब सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, टीआरपी ये बताता है। याद रखना, टीआरपी मतलब होता है टारगेट रेटिंग पॉइंट, किस चैनल को कौन सा कस्टमर कितनी रेटिंग कर रहा है वो बताता है आपको टीआरपी, ठीक है। और मैंने बताया टीआरपी पता कैसे लगता है, एक बैरोमीटर के द्वारा लगता है, और वो बैरोमीटर कई सेटअप बॉक्स में मतलब अंदर फिट होते हैं, और हमें पता नहीं लगता कि इसमें है या नहीं है, और आप पता लगा नहीं सकते, सिर्फ कंपनी को ही पता होता है इसका, ठीक है। यहां पर जो टीआरपी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है, जो कि इस बॉडी का सेटअप जो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका सेटअप हुआ था, और एक्ट 1997 के तहत हुआ था। फाउंडेशन मैंने बताया 20 फरवरी 1997 को ये कंपनी स्थापित, मतलब यानी कि ये आपके टेलीकॉम रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, ये 20 फरवरी 1997 को स्टैब्लिश हुई, स्थापित हुई। सेक्टर मैंने बता दिया टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है। और इसका जुरिडिक्शन जो है इंडिया का है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और राम सेवक शर्मा जी जो है इसके टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरपर्सन है। सुनील कुमार गुप्ता जी है वो इसके सेक्रेटरी है। डॉक्टर पीडी वघेला जी है जो कि आईएएस है, और चेयरमैन जो है सुनील कुमार गुप्ता जी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टीआरपी प्लस टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी के बारे में, कब बनी,
टीआरपी क्या होती है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। क्लियर है ये चीज? जी सर। ठीक है, आगे देखते हैं पेज नंबर 14 पर। द हिंदू का आर्टिकल जो है पेज नंबर 40 पर एक आया है, एसबीआई Q2 प्रॉफिट सर्जेस 52% टू 4,574 करोड़। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें मतलब है नहीं कि आपके प्रॉफिट, एसबीआई के प्रॉफिट के बारे में बताया गया है। तो देखिए आर्टिकल में क्या दिया है, न्यूज़पेपर में क्या दे रखा है, न्यूज़पेपर में रिटर्न है कि लेंडर रिपोर्ट्स इंक्रीज इन नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, कि जो लेंडर है, जो उधार देने वाले हैं, मतलब यानी कि उन्होंने क्या किया है, एक रिपोर्ट पे, उस रिपोर्ट में मतलब यह है कि जो उनका इंटरेस्ट है, वो इनकम है, वो काफी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और डिक्लाइन कर दिया बैड लोन को, जो कि एनपीए हो जाते हैं उस टाइप के लोन को डिक्लाइन कर दिया गया है। और इस प्रकार से जो कि एसएमई लोन किससे संबंधित या एग्री से संबंधित, मतलब यानी कि लोन, या फिर कह सकते हो जो एसबीआई करदाता है। एसबीआई आपको पता है करदाता है, और करदाता मतलब एक तरह से पैसे देती है ये, ठीक है, लोगों को लोन के लिए, एसएमई के लिए, छोटे मोटे बिजनेस के लिए। ठीक है, और तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। और क्या बताया मेनली कि जो एसबीआई है वो कह रही है, उसने बुधवार को, वेडनेसडे को एक रिपोर्ट दिया है, और वो रिपोर्ट जो है सेकंड क्वार्टर नेट प्रॉफिट किससे संबंधित है। उसमें उसने कहा है कि जो नेट प्रॉफिट है वो 52% जंप कर गया, 52% जंप कर गया, जो कि बहुत होता है। मतलब 4,574 करोड़ रुपए, इतना इंटरेस्ट जो है एकदम से राइज अप हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज बताई गई है। अब देखिए जो राइज अप हुआ है, मतलब यानी कि इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12% राइज अप हुआ है, जो कि 16,460 करोड़ बढ़ गया। और पहले कितना था, ये 14,714 करोड़ था, जो कि 12% इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर बताई गई है। होम लोन इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें बताया गया कि जो होम लोन है विच कंस्टिट्यूट 23% ऑफ बैंक डोमेस्टिक एडवांस, जो कि घरेलू, मतलब घरेलू एडवांस का 23% हिस्सा है, उसमें भी 10.3% बढ़ा है। और एनपीए रेशियो जो है वो कम हो गया है, एनपीए डाउन हो गया है 1.59% और कह सकते हो। ठीक है, मतलब एनपीए के केसेस अब बहुत कम आ रहे हैं, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। ये आर्टिकल आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए कि क्या क्या एसबीआई रिपोर्ट दे रहा है, वो चीज मैंने इसलिए आपको यहाँ पर मेंशन किया है। आगे है जीडीपी के बारे में। जीडीपी मैंने कल भी बताया, कल के लेक्चर में भी बता रखा है कि जीडीपी क्या है, सबने सुना है, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है एक्चुअली, एक फाइनल वैल्यू है किसी भी गुड और सर्विस की। जीडीपी जो है एक फाइनल वैल्यू है किसी भी गुड और सर्विस की, कि उस जियोग्राफिक बाउंड्री के अंदर कोई देश स्पेसिफिक टाइम में कितनी चीज प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में कोई भी देश कितना प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, वो जीडीपी से संबंधित है। और जीडीपी को आप कह सकते हो ग्रोथ रेट, किसी भी देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट को पता लगाना हो तो उसके जीडीपी से ही होगा। जीडीपी कह सकते हैं आप इस तरह से कि जीडीपी जो है ग्रोथ रेट दिखाता है किसी भी कंट्री की, और उसके परफॉर्मेंस को भी इंडिकेट करता है। तो समझ में आ गया ना कि जीडीपी क्या है? जी सर। अशफाक जी, आ गया आपको समझ में जीडीपी क्या है? जी सर। बताएंगे जीडीपी क्या है? अगर आपको समझ में आ गया तो बताइए जीडीपी क्या है, क्या आपने समझा अभी, बताइए। समझ तो गए हैं, लेकिन इतनी जल्दी कैसे बता पाए। कोई नहीं, देखिए एक छोटी सी लाइन याद रखिए कि जीडीपी जो है किसी भी देश की ग्रोथ रेट को दिखाता है। कोई पूछे आपसे तो जी जीडीपी सर। ग्रोथ रेट को दिखाता है, और ये किसी भी गुड और सर्विस की फाइनल वैल्यू होती है, बस। जी सर। निखिल जी, आपको क्लियर है ये जो मैंने कहा, समझ में आ गया? जी सर, क्लियर है सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए एडिटोरियल आ गया, जिसके लिए न्यूज़पेपर हम लोग घंटों घंटों पढ़ते हैं, लेकिन कई बार दिमाग में आता ही नहीं कि ये है क्या, समझ में नहीं आता क्या करें। कई बार हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर ले लेंगे इंग्लिश के, और वर्ड मीनिंग निकालने के लिए मोबाइल ले लेंगे, स्कैन करेंगे या वर्ड मीनिंग लिखेंगे, उसी में सब कुछ करने में 3-4 घंटे चले जाते हैं एक न्यूज़पेपर को पढ़ने में।
और अगर हम 3-4 घंटे अपनी और एक्स्ट्रा पढ़ाई को स्टडी को दे दें तो हमारी प्रिपरेशन जो है और स्ट्रांग हो सकती है। तो उस टाइम को कम करने के लिए मैंने आप सभी के लिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पर मेंशन किया है। हिंदी में तो मैं समझा ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ किस चीजों को जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके समझ में नहीं आती, उसे मैंने हिंदी में यहाँ पर टाइप कर दिया ताकि आप लोग उसे आराम से समझ सके। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एडिटोरियल दिया है फिक्सिंग द रूल्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के रूल को फिक्सअप करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक एडिटोरियल दिया हुआ है। इस एडिटोरियल का मेन बता देता हूं क्या है पॉइंट। ठीक है, कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है इसमें। जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कि जो इसमें बताया जा रहा है कि भारत में आय का संकट आ गया है। आय का संकट आ गया है, ये कहा गया है यहाँ पर। क्यों आ गया है? ड्यू टू द कोविड-19 के कारण, इस कोविड नाम की बीमारी के कारण जो हमारी इकोनॉमी है काफी डाउन जा चुकी है। तो इसके कारण ही इनकम क्राइसिस देखने को मिल रहा है, आय का संकट देखने को मिल रहा है। इसके 3 कारण बताए, सॉरी, इसे कम करने के लिए, इस संकट को कम करने के लिए 3 चीजें बताई गई है कि भाई ये चीज करनी चाहिए। एक तो मार्केट को फ्री अप कर दो, बंधन मुक्त कर दो बाजारों को। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, वहां की उत्पादकता को, मतलब प्रोडक्टिविटी को सुधारो और अच्छी क्वालिटी की चीजें बनाओ। और अप्लाई टेक्नोलॉजी और तकनीक का उसमें आप अप्लाई करो उसमें, और नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा मतलब आप अपना काम करो। तो ये वो चीजें बताई गई है कि ये चीजें अगर हम मार्केट में लेके आते हैं, मतलब ये चीजें करते हैं, तो हमारी जो इंडिया के इकोनॉमिक जो इनकम क्राइसिस बताया जा रहा है, जो आय का संकट बताया जा रहा है, शायद वो इसके द्वारा करने से वो कम हो सके। इस मेनली आर्टिकल में, मतलब एडिटोरियल में मेन जो मुद्दा है यही है कि भारत के आय संकट को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो मेन जो पॉइंट है वो मैंने बता दिए। एक तो मार्केट को बंधन मुक्त कर दो, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी को सुधरवाओ और टेक्नोलॉजी को अप्लाई करवाओ। ये सारी चीजें यहां पर बताई गई है। 3 सॉल्यूशन मैंने बता ही दिया। ठीक है, उसके अलावा इसमें बताया गया है कि जो इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, वो कहते हैं कि मार्केट शुड बी फ्रीड। मैंने बताया ना कि मार्केट को फ्री होना चाहिए, बिल्कुल आजाद होना चाहिए, कोई बंधन नहीं होना चाहिए, ताकि जो किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। यहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात चल रही है, इसके लिए मार्केट को फ्री अप होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या है आपका, इसमें बताया गया है कि so that farmers can get higher price। अगर फ्री अप कर दिया जाएगा तो जिससे क्या होगा, मार्केट मतलब यानी कि किसानों को जो है वो ऊंची कीमत या अच्छी कीमत मिलेगी फसलों की। ठीक है, उनका लेबर का भी अट्रैक्शन होगा इन्वेस्टमेंट की तरफ, और वो बिना मतलब यानी कि विदाउट एडिक्वेट इनकम, बिना पर्याप्त आय के, पीपल कैन नॉट बी ए गुड मार्केट फॉर बिजनेस। मतलब अगर मान लीजिए आय ही अच्छी नहीं होगी तो क्या बाजार लगेंगे? बाजार अच्छे लगेंगे नहीं। जब बाजार अच्छा नहीं लगेगा तो मार्केट नहीं बनेगी, और मार्केट नहीं बनेगी तो बिजनेस अच्छा नहीं होगा। तो देखिए कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, किस प्रभाव पड़ रहा है इस पे। इसमें ये बताया गया है कि जो पर्पज है, द पर्पज ऑफ फ्री मार्केट, जो मार्केट को फ्री अप करने का जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि जो लेबर इज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ वेज कॉस्ट। मतलब यानी कि जो लेबर की जो मजदूरी का बोझ है ना, उसे कम किया जा सके, और साइज जो है मार्केट का उसे बढ़ाया जा सके। यहां पर ये चीजें बताने की कोशिश की गई है आपको इस एडिटोरियल में। मेन मैंने बता दिया एडिटोरियल में क्या कहा गया है कि भारत में आय के संकट को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। 3 कदम बताए हैं यहाँ पर। बाजारों को मुक्त कर दो, उत्पादकता में सुधार करो, और प्रौद्योगिकी लागू करो, मतलब टेक्नोलॉजी को अप्लाई करो। तो ये यहाँ पर, यहीं पर आपका ये आर्टिकल मतलब एडिटोरियल में फिनिश करता हूँ। बाकी चीजें और भी है पढ़ने को, वो आप लोग पढ़ लेना, हिंदी में भी मेंशन है, पढ़ सकते हो। ठीक है, जो चीज समझाने की थी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, क्योंकि टाइम काफी लग जाएगा नहीं तो। आगे देखते हैं हम लोग एडिटोरियल। अगला जो है हमारा, द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स इज बीइंग वीकन्ड। मतलब बताया गया है कि राज्य की जो वित्तीय क्षमता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया, फाइनेंशियल कैपेसिटी के बारे में बताया गया है कि वो कमजोर पड़ रही है। ठीक है, वो कमजोर पड़ रही है। और इसमें क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ड्राइव ए मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंट्री के डेवलपमेंट प्रोग्राम में मुख्य भूमिका निभाती है। ग्रेटर नंबर ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन दीज प्रोग्राम्स, और काफी संख्या में लोग जो होते हैं इन प्रोग्राम पे डिपेंड करते हैं।
गाइज एक चीज और है, मैं आपको बता दूं, ये जो लाइन में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ना, ये सारी चीजें सेम टू सेम आपके द हिंदू के न्यूज़पेपर में लिखी हुई है, कोई मैंने लाइनें अलग से नहीं बनाई है, बस मैं आपको यहाँ पर इनका मीन्स बता रहा हूँ कि वहां पर एडिटोरियल में क्या दिया गया, उस न्यूज़पेपर में क्या दिया गया, ताकि आप उसे समझ सको। ठीक है, तो मैंने बताया कि ग्रेटर नंबर ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन दीज प्रोग्राम्स, काफी संख्या में लोग इन प्रोग्राम पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर लिवलीहुड, अपना जीवन यापन करने के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ठीक, तो varied economic growth and income level across the states confirm the primary of state government in the economic sphere as well। बताया गया कि राज्यों में जो विविध आर्थिक विकास है और जो आय का उनका स्तर है, इनकम लेवल है, जो आय का उनका स्तर है, वो राज्य सरकार की प्रधानता के बारे में बताता है। ठीक है, प्राइमेसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की प्रधानता के बारे में बताता है कि राज्य सरकार का उसमें इंटरफेरेंस कितना है, उसकी प्रधानता क्या है। ठीक है, ये चीज यहां पर दिखाई गई है। आगे एक डिक्लाइनिंग डेवल्यूशन, इसमें क्या बताया गया, डिक्लाइनिंग डेवल्यूशन में इसी से संबंधित है, कहा गया कि जो फाइनेंस कमीशन है रिकमेंडेड द शेयर ऑफ स्टेट्स इन टैक्सेस रेज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब उसे रिकमेंड किया जाता है शेयर ऑफ स्टेट्स इन द टैक्सेस, टैक्सेस के अंदर मतलब शेयर ऑफ स्टेट्स, राज्यों में इस चीज को वितरण किया जाए, और ये सारा मुद्दा जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया। देयर रिकमेंडेशन आर नॉर्मली अदर टू, बट द करंट यूनियन गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, मतलब ये बातें जो है ये बताई गई, फाइनल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया, इसे क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के द्वारा इसे यूनियन गवर्नमेंट ने डिस्कार्ड कर दिया, मनाही कर दी है। मेन यहाँ पर जो था, मैंने आपको ये चीज था, यहाँ बताया गया स्टेट जो कमजोर पड़ रहा है, और सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको वो भी चीज खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले हम एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। स्टार स्टार्टस, ये क्या है, ये एडिटोरियल क्या कहना चाहता है, एक क्लीन कंपेरिजन के लिए काम कर रही है ये हमारा। ठीक है, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जो कि पूर्व चीफ मिनिस्टर है, फॉर्मर होता है पूर्व चीफ मिनिस्टर जो कि कमलनाथ जी है, उन्हें स्टार कैंपेजर, मतलब कैंपेजनर के रूप में बताया कि फॉर द कांग्रेस के लिए, ब्रिंग टू फॉर द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसके लिए, ताकि भारत के चुनाव की शक्ति को वो, मतलब यानी कि सामने लेके आए, पावर क्या है इलेक्शन कमीशन की, उस चीज को वो सामने लेके आए। जो चीफ जस्ट, और इनका रोल क्या है, क्लीन कंपेरिजन का एक रोल है, इट्स रोल इन एंश्योरिंग ए क्लीन कंपेरिजन। और चीफ जस्टिस जो न्यायाधीश है वहां पे ऐसे बोबडे साहब, ठीक है, उन्होंने इसके लिए कन्विंसमेंट किया है कि जो ईसीआई है, ईसीआई के पास इस प्रकार की कोई पावर नहीं है और ऑर्डर नहीं है। ठीक है, जो ये ऑर्डर आए इस प्रकार के, मतलब इससे संबंधित कोई ऑर्डर नहीं है। और मिस्टर नाथ ने ईसीआई को बताया कि रिबक आफ्टर डिस्ट्रेसफुल पर्सनल रिमार्क अबाउट ए बीजेपी वुमन कैंडिडेट वाइल कंपेजनिंग बाय इलेक्शन ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली, इसमें क्या बताया है इन्होंने बताया है कि जो मध्य प्रदेश में अभी हाल में ही एक उपचुनाव हुए थे, तो उसमें जो भाजपा महिला थी ना, उस पर एक टिप्पणी की गई थी, और उस टिप्पणी के बाद जो नाथ है, यहाँ पर नाथ आया था, मिस्टर नाथ, उस मिस्टर नाथ ने ईसीआई को फटकार लगाई थी, ईसीआई को रिबक किया था, मतलब उन्हें डांट लगाई थी। ठीक है, तो जो कमीशन का ऑर्डर था 30 अक्टूबर को, जो कमीशन का ऑर्डर था 30 अक्टूबर को, उसमें कहा गया था कि इट वाज रिवोकिंग, कि ये जो है कि राजनीतिक, मतलब नहीं कि कह सकते हो रिवोकिंग हिज स्टेटस, उसके स्टेटस को, रिवोकिंग होता है बदलना, तो उसकी स्टेटस को बदल रहा है एज ए लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के रूप में। तो चीज यहाँ पर क्लीन कंपेरिजन है, और क्लीन कंपेरिजन जो है यहाँ पर एक इलेक्शन से संबंधित और एक पॉलिटी से संबंधित है, तो ये मुद्दा हमारा उतना इलेक्शन वाला, देखो आपको पता है ये इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, और वहां पर अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं, तो वहां पर काफी डेली एडिटोरियल आते रहते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसे रीड नहीं करना। हाँ, अगर कोई चीज स्पेशल है इलेक्शन से संबंधित, कोई मान लीजिए मुहिम चलाया है, कोई मुहिम चालू किया है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है कि, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं कि इलेक्शन में क्या किया, किसको वोट देना है, कितने पैसे लगाए, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस अकॉर्डिंग टू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें हमने देख ली। यहां पर एडिटोरियल अपने फिनिश हो जाते हैं। एक आपका है
जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अब अलग अलग न्यूज़पेपर से, जैसे द हिंदू से, ये तो द हिंदू हमने पढ़ लिया, जैसे पीआईबी से हो गया, ऑल इंडिया रेडियो से हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया से हो गया, कुछ और चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें क्या है, एक दिया गया है इनहेंस्ड पिनाका रॉकेट। इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से सुनना, ये जो अब मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इनके कराने के बाद आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग सुनोगे ना, आराम से खुद ही जवाब दे दोगे, कहोगे रियल में हाँ भाई समझ में आ गया, मुझे भी पता लगेगा कि हाँ आपको समझ में आया है। तो देखिए यहाँ पर एक पिनाका रॉकेट के बारे में बात की गई है। ये क्या है, पिनाका रॉकेट जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। और डीआरडीओ ने, डीआरडीओ मतलब वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी संस्था ने इसका सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड भी कर लिया है, ठीक है। फ्लाइट टेस्टेड भी किया है, और कहां से किया है, उड़ीसा की कोस्ट से, उड़ीसा के किनारे से किया है, उड़ीसा के किनारे से किया है। तो इसके बारे में देखते हैं। द इनहेंस्ड पिनाका अलोंग विद द गाइडेंस पिनाका विल कवर द रेंज बिटवीन 60 to 90 किलोमीटर। कितना रेंज कवर कर रहा है ये, 60 से 90 किलोमीटर का रेंज कवर कर रहा है, ठीक है। और जो कि डिप्लॉय करेगा इंडियन आर्मी के द्वारा, और मतलब यानी कि डिप्लॉय करने का मतलब यानी कि जहां पर हमारी भारतीय सेना तैनात रहेगी, डिप्लॉय होता है तैनाती, वहां पर खड़े रहना, निगरानी करना, ठीक है। और जो इसका डिजाइन और डेवलपमेंट का काम किया गया है वो पुणे की बेस्ड डीआरडीओ लेबोरेटरी के द्वारा किया गया है। देखिए बनाया गया ये पिनाका रॉकेट डीआरडीओ के द्वारा, और जो इसके मतलब यानी कि डिजाइन का काम किया गया वो पुणे के डीआरडीओ लेबोरेटरी के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसमें जो पिनाका रॉकेट में जो वर्जन यूज हुआ है, ठीक है, उसमें वो क्या करेगा, जो पहले MK1 रॉकेट था उसके एग्जिस्टिंग वर्जन को रिप्लेस कर रहा है, बदल रहा है। तो ये चीजें यहां पर हमने देख लिया पिनाका रॉकेट के बारे में। समझ में आ गया पिनाका रॉकेट? हाँ जी निखिल जी समझ में आ गया आपको? अशफाक जी समझ में आ गया? आवाज नहीं आ रही क्या अशफाक? गुड़िया आपको आ गया समझ में? हाँ सर आ गया। ठीक है, अशफाक जी का माइक बंद है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। अगला है प्रसार भारती। प्रसार भारती टू लॉन्च 51 एजुकेशन टीवी चैनल। प्रसार भारती जो है 51 एजुकेशनल टीवी चैनल लॉन्च करने जा रही है, ठीक है। एक एमओयू के अकॉर्डिंग बताया गया है, ठीक है, जो कि वो एमओयू किसके साथ है, मेमोरेंडम जो है किसके साथ है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक, इसके साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है। और उस एमओयू में बताया गया है, ठीक है, कि भाई जो प्रसार भारती है वो 51 डीटीएच एजुकेशनल टीवी चैनल को लॉन्च करने वाली है जल्दी ही, ठीक है, जो कि फ्री डिस्व्यूवर वाले भी उसका आनंद ले सकते हैं। और इसका मेन जो है एम क्या होगा, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम को बच्चों तक पहुंचाना, ठीक है, रूरल और रिमोट एरिया में इन चीज को भी पहुंचाना इसका मेन एम होगा। और ये जो सर्विस होगी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, 24x7 आवर्स ये प्ले करेगी, ठीक है। और ये सारी चीजें यहाँ पर होगी प्रसार भारती द्वारा 51 फ्री चैनल का। तो ये भी चीजें आप लोगों ने देख लिया। आगे है मेंटेनेंस टू एस्ट्रेंज्ड वाइफ। इसमें पूरे में बता देता हूं क्या है। एक्चुअली यहाँ पर बताया गया है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, इसी से लाइन से पता लग जाएगा कि द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड द कंपटीशन ऑफ मेंटेनेंस टू एस्ट्रेंज्ड वाइफ विल इंक्लूड चाइल्ड केयर। मतलब यानी कि मान लीजिए कोई वाइफ जो है अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करके चली जाती, केस होता है, तो जो मेंटेनेंस कहते हैं ना भाई उन्हें मेंटेनेंस खर्चा देना पड़ेगा, तो वो मेंटेनेंस खर्चे की बात की जा रही है। तो उसमें कहा है कि उसमें बच्चे की देखरेख भी इंक्लूड होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। ये चीजें जो है 3-4 पॉइंट आप लोग पढ़ लेना, कुछ नहीं है, उसी के बारे में बताया गया है कि भाई पत्नी छोड़ के चली जाती है या फिर जो भी है उसमें रख रखाव का जो खर्चा होता है या कानून ने क्या नोटिस जारी किया, वो सारी चीजें यहाँ पर कही गई है। अगला है ये पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट रेंज के ऊपर। इसमें क्या बताया गया है, एक मतलब यानी कि 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुआ था, इसमें क्या था, ये एक ग्लोबल डील थी। ये किसके रिगार्डिंग था, कलेक्टिव एक्शन ऑफ सेविंग द वर्ल्ड फ्रॉम डिस्टोरियस कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मतलब यानी कि देश को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए इससे संबंधित ये एक एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट। और इस पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ, इस पेरिस एग्रीमेंट में मतलब यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है हमारे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये अनाउंस किया, हैज अनाउंस हिज डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट में 2017 में उन्होंने अनाउंस किया कि भाई वो इस एग्रीमेंट से बाहर निकल रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। द फॉर्मल विड्रॉल कुड नॉट
technically happen only a day after the US presidential election per the UN climate body exist procedure for the deal। मतलब इन्हें बताया गया है कि जो उनके राष्ट्रपति थे उन्हें औपचारिक रूप से उनकी वापसी मतलब उनके विड्रॉल को यहाँ पर बताया गया या स्वीकार कर लिया गया औपचारिक रूप से, ठीक है। और इसने क्या किया, इससे हुआ कि अमेरिका के जो समझौता है, एग्रीमेंट वाला जो बात है, उससे हटने वाला मतलब यानी कि पहला ऐसा देश है जो इस एग्रीमेंट से हटा। तो इसने पहला इसे देश बना दिया जो कि एग्रीमेंट को विड्रॉल करके बाहर निकला था। आगे विद कंट्रीब्यूटिंग 14 आवर्स ऑफ टोटल कार्बन मिशन, बताया गया कि जो कुल कार्बन इमिशन होता है, जो उत्सर्जन होता है 14%, तो अमेरिका वर्तमान में, ठीक है, यूएस इज करंटली द सेकंड बिगेस्ट इमिटर। जो यूएस है चाइना के बाद दूसरा बड़ा इमिटर है जो कि कार्बन का सबसे ज्यादा इमिशन कर रहा है, ठीक है। और यूएन इज कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू 9% ऑफ टोटल इमिशन, और यूएस जो है कुल उत्सर्जन का 9% का योगदान देता है। और उसके बाद आती है बारी भारत की जिसकी 7% इमिशन करता है। तो ये चीज था आपका क्लाइमेट चेंज का पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। और बताया गया है कि रिसेंटली कंट्री जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया हो गए, इन्होंने एक क्लाइमेट एक्शन से संबंधित मतलब नहीं कि एक इंटेंशन के बारे में रेज अप किया है, जो कि बताया गया है जीरो टारगेट का, ठीक है, जीरो टारगेट से संबंधित बात की गई है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेशमैनिया डोनोवानी, ये क्या है, ये जो है एक बायोलॉजिकल मतलब यानी कि केमिस्ट को परिभाषित कर रही है, कह सकते हो आप। रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टुवर्ड डिफाइनिंग द सर्वाइवल टैक्टिक्स ऑफ लेशमानिया डोनावेनी, मतलब यानी कि लेशमानिया डोनावेनी जो है सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट के अस्तित्व को परिभाषित करने की मान्यता देती है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आप लोग देख लेना बस, बाकी चीजें आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या बताया गया है, इसमें है चार चापोरी। ये चार चापोरी क्या है, इसमें एक मुस्लिम समुदाय की बात की जा रही है, जिसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा, मुस्लिमों को मियाँ कहा जाता है, सुना है मियाँ? यस सर, सुने। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये मियाँ जो है कहाँ से आई, ये मियाँ क्या है। तो मियाँ मैंने बताया जैसे कि मियाँ जो होता है वो एक मुस्लिमों के समुदाय को कह सकते हो या मुस्लिम को कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मुस्लिम थे, मियाँ कम्युनिटी जो थी वो पूर्वी बंगाल के मतलब यानी कि पूर्वी बंगाल के वंशज थे पहले, जो कि आसाम में आए थे, पूर्वी बंगाल के वंशज थे, ठीक है। और ये जो मतलब यानी कि माइग्रेट हुए थे अलग अलग तरीके से, ठीक है। कोई ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ आसाम मतलब यानी कि जो 1826 के अंदर जो ब्रिटिश उद्घोषण शुरू हुआ था, कई लोग उस समय आए, तो कई लोग 1971 में आए, बांग्लादेश जब मुक्त हो रहा था, ठीक है, लिबरेशन के टाइम में आए। तो इस टाइप से अलग अलग टाइम में ये लोग मियाँ लोग आए यहाँ पर और भारत में मतलब बस गए। ईयर ऑफ डिस्कंटेंट अमोंग द इंडिजिनियस पीपल लेड टू 6 ईयर लॉन्ग, मतलब बताया गया है कि जो स्वदेशी लोगों के बीच जो असंतोष फैला हुआ था, ठीक है, जो डिसकंटेंट था, सॉरी, जो इंडिजिनियस पीपल के बीच में, ठीक है, तो ये किस कारण था, उनमें एक चल रही थी, क्या बताऊंगा आप, इलीगल इमिग्रेंट मतलब अवैध प्रवासी कह सकते हो, जो मतलब अवैध रूप से प्रवास करके आए हुए थे, उनके उनसे संबंधित मतलब इनकी बातें कही जा रही है। तो यहाँ पर जो असंतोष इस कारण जो फैला हुआ था, क्या किया मतलब उन्हें बहुत दुख पहुंचाया, इसने क्या किया, उसे एक मातम के रूप में बदल दिया, ठीक है, एक मातम के रूप में बदलने की कोशिश की थी। और यहाँ पर इसी चीज को संभालने की बात की जा रही है। तो मेन हमारे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज भी, ये टॉपिक भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अब है आपका 2 टॉपिक और बच रहे हैं, इसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक लाइक्लीहुड ऑफ फ्यूचर पेंडेमिक, यहाँ पर महामारी के बारे में ही बात की जा रही है, जो आपका ये कोविड-19 आया है ना, उसी के बारे में, फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है कि फ्यूचर में ये और एग्रेसिव हो सकता है और तेज गति से फैल सकता है, ऐसे एक रिपोर्ट में बताया गया। और रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जैसे जो कोविड-19 है, ये मतलब 1918 के ग्रेट इन्फ्लुएंजा महामारी के बाद, ठीक है, महामारी के बाद कम से कम छठी महामारी है। कौन सी महामारी है? छठी महामारी 1918 के बाद, ठीक है, इस टाइप की जो महामारी आई है। 3 तो मतलब यानी कि उनमें से जो महामारी थी वो वायरस इन्फ्लुएंजा के कारण थे, जो कि जिसमें क्या था, एक HIV, फिर उसके बाद सारस था और उसके बाद आपका कोविड-19 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी के बारे में बताया गया है कि कोविड-19 क्या मतलब यानी कि कैसे आया, और या फिर उससे संबंधित और जो
हमारे महामारियां थी वो कौन कौन सी थी और वो कब आई और कितने लोगों को मतलब इससे इफेक्ट पड़ा, ठीक है, कितने डिसीजेज हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको स्पेसिफाई की गई है, ठीक है। आगे देखिए मिसिसिपी, ये क्या है? ये वोटर से संबंधित एक फ्लैग है, ठीक है, जिसे मंगोलिया में यूज किया गया है, ठीक है। और यहीं पे क्या बताया गया है कि जो फ्लैग है मैंने बताया कि मंगोलिया में यूज किया गया है और ये एक रेफरेंस करते हैं मंगोलिया ट्रीज को ग्रो देयर, बढ़ने के लिए, डेट ग्रो देयर, जो वहां बढ़ रहा है, ठीक है। और ये फ्लैग जो रिप्लेस करेगा, ठीक है, रिप्लेस द ओल्ड वन दैट हैज बीन यूज्ड इन फॉर 126 ईयर, जो 126 सालों से जो यूज हो रहा है ना उसे रिप्लेस करेगा, उसे बदल देगा। तो मेन तो यही है, ये क्या है, एक न्यू फ्लैग है और मंगोल, ठीक है, एक मंगोलिया फ्लावर को ये इंडिकेशन दे रहा है बस। मंगोलिया देश आपको पता होना चाहिए कौन सा है, ये देखिए मैप में मैंने आपको समझा रखा है, ये हमारा जो मंगोलिया मिसिसिपी की बात चल रही है वो ये रहा, ठीक है, यही है आपका जगह। अगला जो है आपका कमेटी टू रिव्यू गाइडलाइन ऑन टीआरपी। अभी मैंने बताया ना टीआरपी के लिए एक एडिटोरियल आया, तो उसी में बताया गया कमेटी बनाई गई और इसके बारे में मैंने अभी पढ़ाई थी, आप लोगों को बता दिया कि ये कमेटी क्या है, 4 लोगों की कमेटी थी, इसके हमारे चेयरपर्सन कौन थे, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दी। और किस लिए बनाई गई थी? गाइडलाइन को रिव्यू अप करने के लिए, जो टीआरपी से संबंधित गाइडलाइन थी उनको रिव्यू अप करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। तो ये पढ़ लेना, ये बता चुका हूं मैं आपको पहले ही। अब देखिए हमारे इंपॉर्टेंट चीज खत्म हो गई, तथ्य आज के खत्म हो गए, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन जो मैंने अभी बताया उन्हीं से संबंधित। पहला है शशि वीएस इम्पेटी कमेटी, रिसेंटली न्यूज इन, जो कमेटी थी अभी मैंने बताया उसके चेयरपर्सन शशि एस वेम्पटी जी थे, शशि एस वेम्पटी जी। तो ये किससे संबंधित थे? टीआरपी से संबंधित थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से संबंधित थे, या फिर आरबीआई से संबंधित थे, या किसी से संबंधित नहीं थे? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन से, टीआरपी से संबंधित। क्या सभी का जवाब फर्स्ट ऑप्शन है? यस। अशफाक जी आपका क्या जवाब है? अशफाक जी, हाँ जी बोलिए। टीआरपी से संबंधित, ग्रेट है, सभी का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, पहला आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज यूएसए नॉन एज मंगोलिया? मंगोलिया स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? ए, बी, सी, डी, बताइए। ए, मिसिसिपी। वेरी गुड, ठीक है, अभी लास्ट में मैंने ये डिसाइड किया था, मैप में भी दिखाया था मिसिसिपी। आगे विद रेफरेंस टू आईपीबीईएस रिपोर्ट ऑन फ्यूचर पैंडेमिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्यूचर पैंडेमिक के रिगार्डिंग अभी कोविड-19 के बारे में जो बातें कही गई है वो बातें क्या बताई गई है कि जो 6 पैंडेमिक थे, ठीक है, ये छठी पैंडेमिक है, छठी महामारी है 1918 के बाद। क्या ये बात सही है? नंबर 2, जो इंटर गवर्नमेंट साइंस पॉलिसी है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो क्या कर रही है, मतलब यानी कि आईपीबीईएस के द्वारा एस्टैब्लिश की गई है, और परंतु फंक्शन जो कर रही है इंडिपेंडेंट, मतलब खुद ही कर रही है, इंडिविजुअल, किसी पे निर्भर नहीं है। तो क्या ये बात सही है? दोनों में से कौन सी चीज सही है? ए, बी या दोनों? ओनली वन। वैसे दोनों सही है, इंडिपेंडेंट ये काम करती है, याद रखना, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना, दोनों पॉइंट इसमें सही आएगा। लास्ट है आपका चार चौपारिस की, अभी एक बात की थी मैंने, चार चौपारिस क्या है? ये चार चौपारिस जो है किस नदी के आइलैंड या कहां पर किसके आइलैंड की शिफ्टिंग के रिगार्डिंग बात की गई है, कौन सी नदी के पास है? तो इसका नहीं पढ़ाया आप लोगों ने, मतलब यानी कि उसमें पूरा डीपली नहीं देखा, आंसर होगा इसका इंडस, इंडस नदी होगा। ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन ना जितने भी मतलब आपको न्यूज़पेपर करंट अफेयर के पढ़ाए जाएंगे या जो हम आर्टिकल और एडिटोरियल कवर करेंगे, तो जो सप्ताह में आपका टेस्ट होगा ना इसी हिसाब से आएगा, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसका आप आराम से जवाब दे सकते हैं अगर आपने करंट अफेयर की तैयारी की है तब, अदरवाइज आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आप आराम से कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल जो दे रखा है उसमें जुड़े होंगे। अशफाक जी जुड़े हैं आप? नहीं जुड़े तो कोई नहीं, मैं आपको जुड़वा दूंगा, ठीक है, और उसमें आप जुड़ के जो जो भी उसके टेस्ट वेस्ट होते हैं या जब भी आपके वीकली टेस्ट होंगे उसमें इंफॉर्मेशन आ जाती है, आप उसे वहां पर दे सकते हैं और अपने आप के बारे में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन जो एक्चुअली हमारा यहीं पर खत्म होता है और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को भी विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले